नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम पंचायती राज स्थानीय स्वशासन पर इसके नगरीय स्थानीय सरकारों का विस्तृत चर्चा करेंगे और ये जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि नगरीय स्थानीय सरकारें क्या होती हैं और स्थानीय स्वशासन क्या होता है। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के भाग 1 में हमने ग्राम पंचायतों के बारे में जाना है। इसके भाग 2 में हम आज नगरीय प्रशासन की जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि नगरीय प्रशासन की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो क्या है। नगरीय स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के विकास के साथ साथ भारत में नगरीय शासन का महत्व भी बढ़ता रहा है। भारत में नगर प्रशासन का अस्तित्व व विकास प्राचीन समय से रहा है। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिया में वर्णित किया है कि मौर्यों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के लिए नगर प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली विकसित की। अंग्रेजी सरकारों ने भी शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वायत्त शासन पर जोर दिया। ऐसा करने के लिए उन्होंने भारत में प्रचलित देसी संस्थाओं के ढांचे को ही अपनाया। ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1687 में मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की। इसके बाद 1793 में चार्टर एक्ट के अधीन मद्रास, कलकत्ता, बम्बई तीनों महानगरों में नगर निगम स्थापित किए गए। भारत में इसका दूसरा चरण लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव से प्रारंभ हुआ और इसकी चर्चा हम पिछले कक्षा में कर चुके हैं, जिसमें हमने भाग 1 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के बारे में जाना है। उसमें हम ये जो लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव थे उस पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आइए जानते हैं नगरीय स्थानीय संस्थाओं की जो संवैधानिक जो इसका दृष्टिकोण है वो क्या है। भारत में नगर निगम सर्वोच्च शहरी स्थानीय सरकार है। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया एवं 1 जून 1993 को इसे प्रभावी कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए। नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 Q में करते हुए इसके 3 स्तरों को उल्लेखित किया गया है। पहला है नगर पंचायत। ऐसे क्षेत्र में संगठित नगर पंचायत की जाती है जिसका स्वरूप बदल रहा हो, जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हों। ऐसी प्रक्रिया से जो क्षेत्र गुजरते हैं वहाँ हम पाते हैं कि नगर पंचायतों का गठन किया जाता है। नगर पालिका परिषद इसके गठन छोटे शहरों या लघु नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है। नगर निगम या बड़े नगरीय क्षेत्रों या महानगरों में गठित की जाती है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट की गई और 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ आरक्षण आदि की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं भी की गई हैं। स्थानीय जो नगरीय शासन है उसके अनेकों रूप हमारे सामने दिखाई देते हैं। उनमें हम मुख्य रूप से देखते हैं कि भारत में निम्न प्रकार के स्थानीय नगर निकाय क्षेत्रों के लिए जो क्षेत्र सृजित किए गए हैं वो हैं नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र, छावनी परिषद, बंदरगाह या न्यास पतन। मुख्य रूप से यही 6 विषय हैं और इन पर हम
क्रमशः हम इन पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहला है नगर निगम। आइए जानें कि नगर निगम किसे कहें, नगर निगम के क्या लक्षण हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। नगर निगम सर्वोच्च शहरी स्थानीय सरकार है। नगर निगम को अन्य नगर निकायों की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। राज्यों में नगर निगमों की स्थापना राज्य विधानमंडल तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में संसद द्वारा निर्मित अधिनियमों द्वारा होती है। नगर निगम के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, उसमें से जो है उन लक्षणों को अगर हम देखें, उसमें से जो पहला है वो है नगर निगम संविधान अथवा विधान के औपचारिक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। दूसरा है नगर निगम को चार्टर के रूप में स्थानीय नागरिकों पर शासन का अधिकार होता है। तीसरा है नगर निगम को स्थानीय कार्यों के दायित्व निर्वहन हेतु स्वायत्तता का अधिकार होता है। और चौथा है नगर निगम एक वैधानिक संस्था है। नगर निगम के अधिनियम में नगर निगम की संरचना, उसकी शक्तियां का विवरण होता है। अधिकारियों विभागों के मध्य शक्तियों का वितरण और विवरण का इसमें जिक्र होता है एवं भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं का विवरण स्पष्ट इसमें किया गया है। नगर निगम मैदानों में 1 लाख और पर्वतीय क्षेत्रों में 90,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गठन किए जाते हैं। इसको विशेष ध्यान देने की बात है कि मैदानों में जनसंख्या 1 लाख और पर्वतीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या होनी चाहिए वो 90,000 से अधिक होनी चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में ये नगर निगम गठित किए जाते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में वर्तमान में 8 नगर निगम हैं, जिनमें से देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश व कोटद्वार ये प्रमुख नगर निगम उत्तराखंड में हैं। आइए आप जानते हैं नगर निगम की संरचना क्या है। नगर निगम की संरचना के जो मुख्य घटक होते हैं वो 4 घटक होते हैं। पहला घटक है इसमें परिषद, दूसरा घटक है मेयर या महापौर, तीसरा घटक है समितियां और चौथा घटक जो है वो है निगम आयुक्त। परिषद यह नगर निगम का एक शक्तिशाली निकाय है। परिषद को एक प्रकार की स्थानीय विधानसभा भी कहा जा सकता है। परिषद में जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें पार्षद कहा जाता है। परिषद कुल स्थानों के आधार पर ही निगम को उतने क्षेत्रों में बांटा जाता है जिन्हें वार्ड कहा जाता है। चुने गए पार्षदों द्वारा नगर के वयोवृद्ध व अनुभवी नागरिकों को परिषद में नामित किया जाता है और उन्हें समाज के किसी भी तबके से लिया जा सकता है। ऐसे 2 युवक इसमें चुने जाते हैं जिन्हें परिषद के भीतर एल्डरमैन के नाम से जाना जाता है। मेयर या महापौर नगर निगम में मेयर का पद अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। यह एक प्रतिष्ठित पद होता है। वह शहर के प्रथम नागरिक के रूप में भी कार्य करता है या शहर का प्रथम नागरिक होता है। परिषद का प्रमुख मेयर या महापौर होता है। उसकी सहायता के लिए उप महापौर या डिप्टी मेयर होता है। वह निगम की सभाओं की अध्यक्षता करता है। समितियां नगर निगम की बैठकें प्रायः नियमित रूप से संचालित नहीं हो पाती, जिस कारण निगम के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि वो अपनी सारी कार्यों को भली भांति रूप से देख सके, कर सके। इसके लिए वह एक समिति का गठन करता है और यह समितियां अलग अलग कार्यों को देखती हैं। जो निगम के कार्य होते हैं उनको समय समय पर पूरा करने का कार्य करती हैं। तो इसलिए जो है नगर निगम में समितियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। अब है निगम आयुक्त। निगम आयुक्त निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। निगम आयुक्त का वेतन और सेवा व शर्तें राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती हैं। इसे राज्य सरकार या निगम की परिषद की सिफारिशों से हटाया जा सकता है। निगम के अंतर्गत सारे प्रशासनिक कार्य इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में
होते हैं। अब हम देखें नगर निगम के कार्य और उसके आय के क्या स्रोत हैं, इनको हम संक्षेप में देखेंगे। नगर निगम के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इनके नगर निगम के जो तो दो कार्य होते हैं, उनमें एक तरह की जो कार्य की प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति होती है अनिवार्य कार्य, और दूसरी प्रवृत्ति होती है ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्यों में निगम विशेष रूप से जल, स्वास्थ्य, सार्वजनिक गलियों का निर्माण, देखरेख, नामांकन, बिजली, सफाई, अस्पतालों, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों का निर्माण, भयानक बीमारी या महामारी से बचने के लिए उसको नियंत्रित करने के उपाय, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, प्राथमिक शिक्षा आदि कई ऐसे कार्य हैं जो नगर निगम के अनिवार्य कार्यों में आते हैं। ऐच्छिक कार्यों में सार्वजनिक पार्क, संग्रहालय, पुस्तकालय, थिएटर, अखाड़े, स्टेडियमों का निर्माण, वृक्षारोपण, दिव्यांग लोगों की सहायता, विशिष्ट महत्व प्राप्त नागरिकों का अभिनंदन, विवाह पंजीकरण, मेले, नुमाइश इत्यादि कार्य निगम के ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। आय के स्रोत में हम देखते हैं कि नगर निगम के आय के स्रोत मुख्य रूप से निम्न होते हैं। एक होता है ऐसे चीज़ों पर जिसमें नगर निगम कर लगाता है, तो एक है कर स्रोत, एक है गैर कर स्रोत। कुछ ऐसी नगर निगम के पास शक्तियाँ होती हैं जिन पर वो कर ना लगाकर दूसरे स्रोतों से या फीस लेकर भी अपनी आय करता है। लाभकारी उद्यम, बहुत सारे ऐसे उद्यम होते हैं नगर निगम के भीतर जिनसे उनको आय होती है। और अनुदान, नगर निगम को अलग अलग तरीके के जो संस्थान होते हैं या जो सरकारें होती हैं उनसे भी अनुदान मिलता है, जो उसके एक आय का कारण भी बनता है। अब है नगर पालिका। नगर पालिका छोटे शहरों और कस्बों के लिए प्रशासन हेतु बनाई जाती है। नगर निगमों की ही तरह यह राज्य के विधानमंडल से संबंधित अधिनियम द्वारा गठित की जाती है। जिन नगरों की संख्या पर्वतीय क्षेत्रों में 90,000 तक व मैदानी क्षेत्रों में 50,000 से अधिक व 1 लाख तक होती है, ऐसे क्षेत्रों में नगर पालिका का गठन किया जाता है। वर्तमान में उत्तराखंड में 38 नगर पालिकाएं हैं। नगर निगम की तरह ही नगर पालिका के गठन के भी 3 अंग होते हैं: परिषद, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका आयुक्त। परिषद, नगर परिषद में वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जिन्हें हम पार्षद कहते हैं। यह चुनाव उसी तर्ज पर होता है, उसी विधि से होता है जैसे नगर निगम में किया जाता है। नगर निगम में भी हम सदस्यों को पार्षद कहकर पुकारते हैं और यहाँ पर भी हम इन सदस्यों को पार्षद कहते हैं। परिषद के में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं: पार्षद, पदेन अधिकारी व एल्डरमैन। नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वो प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित पद होता है। कई राज्यों में पार्षद ही अपने बीच से इसको चुनते हैं, किंतु कई राज्यों में इसका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। यह पालिका के विचार विमर्श सदन का नेता होता है और यह सभी परिषदीय सभाओं की अध्यक्षता करता है। नगर पालिका आयुक्त नगर पालिका के कार्यकारी विभाग का मुख्य आयुक्त होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसका वेतन व सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती हैं। राज्य सरकार व नगर पालिका की सिफारिश पर इसे बदला जा सकता है। नगर पालिका के कार्य व आय के स्रोत भी नगर निगम की भांति समान होते हैं। अब देखते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत छोटे नगरों व कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है। जिन नगरों व कस्बों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 के मध्य होती है, ऐसे नगरों व कस्बों में नगर पंचायत का गठन किया जाता है। नगर पंचायतों को राज्य की विधानमंडल के एक अलग अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है। इसका गठन, कार्य व अन्य मामले अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव वयस्क मताधिकार के माध्यम से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड की अगर हम जानने का प्रयास करेंगे कितनी नगर पंचायतें हैं, तो वर्तमान में हम देखते हैं कि उत्तराखंड में 44 नगर पंचायतें हैं। नगर पंचायतों के कार्य सीमित होते हैं। इसके कार्यों में सड़कें, बिजली, पानी और जो नागरिकीय जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को परिपूर्ण करना इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। अब हम इनके अन्य जो क्षेत्र हैं जैसे अधिसूचित क्षेत्र, छावनी परिषद, न्यास पतन, इनके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। अनुसूचित क्षेत्र यह ऐसा क्षेत्र होता है जो प्रशासन के लिए अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन जिसके लिए करना पड़ता है। और अधिसूचित क्षेत्र समिति कहाँ गठित की जाती है, इसको दो भागों में हम देखते हैं कि अधिसूचित क्षेत्र समिति उन क्षेत्रों में गठित की जाती है जहाँ पर कि औद्योगिकीकरण के कारण विकासशील जो कस्बा है वो विकासशील कस्बा है और उसमें औद्योगिकीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे कस्बों में को हम अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा, वह कस्बा जिसने अभी नगर पालिका के गठन की आवश्यक शर्तें तो पूर्ण नहीं की हैं, किंतु राज्य सरकार द्वारा उसे महत्वपूर्ण माना गया है, ऐसे क्षेत्र को भी हम किस में रखेंगे, अधिसूचित क्षेत्र में रखेंगे। अधिसूचित क्षेत्र राज्य नगर पालिका अधिनियम की संरचना के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी शक्तियां लगभग नगर पालिका शक्तियों के समान होती हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष व अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य होते हैं। यह जानने की बात है, यह न तो निर्वाचित इकाई है और न ही यह संवैधानिक निकाय है। दूसरा जो इसमें विषय है वह है छावनी परिषद, जिसके बारे में हम जानेंगे। छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। छावनी क्षेत्र का गठन छावनी अधिनियम 2006 के उपबंधों के आधार पर गठित किया जाता है। इसका विधान केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया जाता है। देखिए, जानने की बात यह है, अभी तक जितने भी हम ऊपर जिन जिन नगरीय क्षेत्रों को पढ़ रहे थे वहाँ पर जो भी गठन किया जा रहा था वो राज्य सरकारों द्वारा उनके विधानों द्वारा किया जा रहा था, लेकिन छावनी परिषद का गठन जो है वो उसका विधान केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया जाता है। यह केंद्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ये कैसे कार्य करता है? यह करता है केंद्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में भारत में 62 छावनी परिषद हैं। कितनी परिषद है? 62 छावनी परिषद हैं। छावनी परिषद में निर्वाचित या नामित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए और नामित सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। सेना अधिकारी, जिसके अंतर्गत वह क्षेत्र या स्टेशन होता है, वह उस छावनी परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके कार्य नगरपालिका के समान ही होते हैं। इसके आय के साधन में कर व गैर कर राजस्व शामिल होता है। छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अब हम देखते हैं न्यास पतन। न्यास पतन बंदरगाह क्षेत्रों में इसकी स्थापना की जाती है। न्यास पतन की स्थापना मुख्य रूप से बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था व नागरिकों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए की जाती है। इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया जाता है। इसमें निर्वाचित व गैर निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। इसके कार्य नगर पालिका की तरह ही होते हैं। इसमें निर्वाचित व नामित दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें एक आधिकारिक अध्यक्ष होता है जिसके कार्य नागरिक हितों के लिए
नगर पालिका अध्यक्ष की तरह ही होते हैं। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, इस व्यवस्था ने समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति में राजनीतिक और सामाजिक सहभागिता को बढ़ाने का कार्य किया है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण व शहरी व्यक्ति अपनी राजनीतिक सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए लोकतंत्रात्मक संगठनों में अपनी रुचि ले रहा है। दूसरा जो है महत्वपूर्ण, स्थानीय व्यक्ति को सरकार की नीतियों की पूर्ण जानकारी होती है। वह अपनी सामूहिक जो आवश्यकताएं हैं उनको स्थानीय जन समुदाय द्वारा सरकार तक पहुंचाने में सक्षम होता है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को विशेष ध्यान दिया गया है, जिस कारण महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि महिलाएं मुख्य धारा में शामिल होने में सक्षम हो सकें। स्थानीय समस्याओं की उनकी प्रकृति के अनुरूप केंद्र व राज्य सरकारों में विभाजित कर दिया जाता है और उन समस्याओं का निस्तारण व समाधान अधिक प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। स्थानीय स्वशासन की यह व्यवस्था नियोजन व स्थानीय पारंपरिक संसाधनों को सुनियोजित प्रबंधन करने में सहायक होती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति में अपने संसाधनों के प्रति अधिक आकर्षण होता है। स्थानीय व्यक्ति अपने संसाधनों को अपनी आजीविका का माध्यम बनाकर राष्ट्र हित में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय स्वशासन ने भारत की विविधता में एकता पर अधिक बल दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन है, जो पंचायती राज है, इसने जो अंतिम व्यक्ति है, जो गांव का व्यक्ति है, और जो सबसे जैसा हम कहते हैं कि भारत गांव में बसता है, गांव को सबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। पंचायती राज व्यवस्था आने के बाद निचले स्थानीय सरकारों को बल मिला है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनकी आवश्यकताएं, उनकी मांगों को जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारों तक वो आवश्यकताएं पहुंची हैं, जिससे उनको लाभ मिला है। तो आज के लिए हम इस पर अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आगे नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।